हेलो, नमस्कार। थैंक यू आज की टॉप इकोनॉमिक न्यूज़ अपडेट को ज्वाइन करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। आज की पहली न्यूज़ है विद आई ऑन मेक इन इंडिया आसियान पैक्ट रिव्यू बिगिंस। तो अभी क्या है कि जैसे आसियान कंट्रीज हैं जिसमें कि 10 देश आते हैं, उनके साथ में इंडिया का पैक्ट है, टैक्स एग्रीमेंट है, जिसमें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं कि इन 10 कंट्रीज से जब इंपोर्ट होता है तो उस पर टैक्स रिबेट्स हैं या टैक्स ड्यूटी नहीं लगती हैं या बहुत कम लगती हैं, उस तरीके से उनके साथ में कुछ पैक्ट है। अब वो उस आसियान पैक्ट का जो भी एक एग्रीमेंट है उसको रिव्यू कर रही है गवर्नमेंट, जिसमें कि जो फोकस का एरिया है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को वो मॉनिटर करना चाहते हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन को देखना चाहते हैं, और नॉन टेरिफ जो बैरियर्स हैं वो उन पे फोकस रहेगा इस रिव्यू में। इसमें मेनली जो है जो अभी की एनोमलीज हैं, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स में जब हम फिनिश गुड को इंपोर्ट करते हैं तो अलग टैक्स ड्यूटी है, और उसके कंपोनेंट्स को लाते हैं तो शायद उससे ज़्यादा है। तो कुछ ऐसी एनोमलीज हैं जिसकी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग में बैरियर आते हैं, उसमें हर्डल्स आते हैं, उसमें चैलेंजेस आते हैं, जिसको प्रमोशन नहीं मिलता है जो कि गवर्नमेंट चाहती है। तो वो सारी एनोमलीज को इस रिव्यू के दौरान गवर्नमेंट जो है उस पे फोकस करके उसको रिमूव करना चाहती है अपने इस पैक्ट रिव्यू में। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे इनपुट आइटम्स जो हैं जो कि कंपोनेंट लेवल पे आता है, फिर उसके बाद में उसकी असेंबली होके पूरा प्रोडक्ट बनता है, तो जो जो इनपुट आइटम्स जिसको हम बोल रहे हैं उसमें हाई टैक्स है, और जो फिनिश गुड आता है उस पर कम टैक्स है। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर से पूरा फिनिश गुड आप इंडिया में इंपोर्ट करो, तो उसको बढ़ावा दे रहा है, ना कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को। और जो ये 10 देशों का जो पैक्ट है, उस 10 देशों के साथ में जो आसियान के हैं उनके साथ में ये रिव्यू होगा। अभी का जो रिव्यू था, हमारा लास्ट रिव्यू, वो 2010 से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर तक का है। वो नेक्स्ट ईयर से वो उसमें फिर से रिन्यूअल आएगा या उसको फिर से रिन्यू करना होगा, तो इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जो भी उसमें चेंजेस लाने उसको डिस्कस करके उसमें चेंजेस इम्प्लीमेंट कराने के लिए। और इंडिया में जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें कि आप जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग करने पे एक सर्टेन नंबर को प्रोड्यूस करने पे आप जब मीट करते हैं तो कुछ टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्ट आइटम्स हैं उस पर ड्यूटी बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, ताकि जो कंपनीज हैं यहाँ पे ही अपनी प्रोडक्शन सेटअप करें, ना कि बाहर से बना करके लेके आए, तक क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गवर्नमेंट ने। इसी तरीके से कुछ कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है जिसकी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन ये जो अभी हमने इन्वर्टेड टैक्स की बात करी है, उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है और अल्टीमेटली टैक्स स्ट्रक्चर में जो आसियान कंट्रीज के साथ में है वो क्या है। तो उस वजह से ये सब रिव्यू की हम बातें कर रहे हैं। तो अभी जो ट्रेड डेफिसिट है आसियान कंट्रीज से, ट्रेड डेफिसिट जब हम बोलते हैं उसका मतलब है कि हम उस कंट्री को कितना इंपोर्ट करते हैं और हम उसको कितना एक्सपोर्ट करते हैं और वो कंट्री हमें कितना एक्सपोर्ट करती है। तो उसमें जो अंतर है, हम उसको कम कर रहे हैं, वो हमें ज्यादा उनके यहाँ से हमारे कंट्री में ज्यादा माल आ रहा है। तो वो जो डेफिसिट है, वो जो डिफरेंस है, वो $5 बिलियन का था 2010-11 में, जो कि बढ़ के $25.8 बिलियन हुआ 21-22 में। और फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 में ये बढ़ के $43.6 बिलियन पहुंच चुका है। तो ये जो डेफिसिट है, जो कि हिंदुस्तान इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ज्यादा हो चुका है। और इसमें जो गवर्नमेंट देख रही है कि शायद ये जो आसियान कंट्रीज का जो रूट है, जो टैक्स का जो एक एक एग्रीमेंट है आसियान कंट्रीज के साथ में, वो जो नॉन आसियान कंट्रीज हैं वो शायद कहीं इसका बेनिफिट तो नहीं उठा रहे, वो आसियान कंट्रीज के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे भेज रहे हैं ये टैक्स का फायदा उठाते हुए। तो ये वाला कंसर्न भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में है। इसी को देखते हुए ओरिजिन वाला जो अभी हमने बात करी कि सोर्स ऑफ ओरिजिन, उसको भी कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं उसका भी प्रावधान लाया जाएगा। और अभी हम जो 10 मेंबर्स की बात कर रहे हैं आसियन कंट्रीज की, उसमें आते हैं ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड
वियतनाम। अगली न्यूज है, रॉकेट बॉय इंडियन टू ब्लास्ट ऑफ इनटू रिकॉर्ड बुक्स। तो ये न्यूज़ है कि जो कंपनी है जेफ बिजोस की, जो कि फाउंडर हैं अमेजोन के, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करती है। उस कंपनी ने एक इंडियन को सिलेक्ट किया है, जो कि हैं गोपी चंद तोटाकुरा। उनको सिलेक्ट किया है जो कि पार्ट रहेंगे, 6 मेंबर के क्रू का पार्ट बनेंगे वो, जो कि एक नए स्पेस मिशन पे की तैयारी में है। गोपी चंद जो हैं ये सेकंड इंडियन होंगे स्पेस में जाने वाले, राकेश शर्मा के बाद, जो कि 1984 में पहली बार कोई इंडियन स्पेस में गया था। हम पहले भी इंडियंस का नाम सुनते हैं स्पेस में जो गए हैं, जैसे कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजाचारी और शिरीषा बंडला। लेकिन ये सब के सब जो हैं, जिस समय वो स्पेस में गए हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में किसी भी मिशन में गए हैं, तो वो उस समय भी इंडियन पासपोर्ट नहीं होल्ड कर रहे थे। वो यूएस सिटीजन्स थे उस समय। जो गोपी चंद हैं ये 30 साल के हैं। इनका जन्म विजयवाड़ा में हुआ था और करंटली जो है वो यूएस में है, और एक जो ट्रेजर लाइफ नाम से जो कंपनी है उसके को फाउंडर हैं, जो कि एक मल्टी बिलियन वेलनेस सेंटर है यूएस अटलांटा में। लेकिन वो यूएस में रहते हुए भी उन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को जो है वो होल्ड किया है, इंडियन पासपोर्ट रिटेन किया है उन्होंने भी। तो जो नेक्स्ट जो मिशन है NS-25, वो उसका पार्ट रहेंगे। ब्लू ओशियन का नेक्स्ट मिशन NS-25। इससे पहले NS-25 जो कि नॉन क्रू मिशन था, जिसमें कि किसी भी क्रू को उन्होंने लॉन्च नहीं किया था, अनक्रूड मिशन था वो, सितंबर 22 में फेलियर रहा था, जिसके बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा के, काफ़ी उनके ऊपर मॉनिटरिंग करके, उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आगे मंजूरी मिली है कि वो क्रूड मेंबर का मिशन आगे लॉन्च कर पाए। अगली न्यूज़, लंदन कॉलिंग, नॉट एनी मोर, टैक्स ट्वीक्स वरी एनआरआईज, न्यू माइग्रेंट्स। इसमें क्या है कि अभी जो यूके में एक एक टैक्स का जो बेनिफिट एनआरआईज या माइग्रेंट्स को मिलता था, अभी एक नया टैक्स रिजीम गवर्नमेंट ला रही है, जिसके बाद 200 साल पुराना एक फीचर जो है टैक्स सिस्टम का, ब्रिटिश टैक्स सिस्टम का, उसमें फेरबदल होगी, जो कि माइग्रेंट्स या एनआरआईज के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह रहेगा। और ये नया टैक्स ऑर्डर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अप्रैल 25 से लागू होगा, जिसकी वजह से ये टैक्स बर्डन जो है बढ़ जाएगा एनआरआईज और माइग्रेंट्स पे। ये यूके में अभी जो स्प्रिंग बजट प्रपोजल अभी आया है, उसमें इसको प्रपोज किया गया है, जिसमें कि जो यूके रेजिडेंट नॉन डोमिसाइल्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनको लेके कुछ जो करंट टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ फेरबदल, कुछ सुझाव दिया गया है, जिसके बाद में ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि किस तरह से टैक्स बर्डन बढ़ सकता है। अभी करंटली क्या होता है कि जो इंडियन जो जो एनआरआईज या जो माइग्रेंट्स ब्रिटेन में रह रहे हैं, उनकी जो यहाँ की इंडिया की जो जो भी अर्निंग्स है, उनकी इनकम है, उस या कैपिटल गेन है, यहाँ की जो मार्केट शेयर में वो जो भी गेन करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो यूके में टैक्स नहीं किया जाता, जब तक कि वो उस पैसे को वहाँ यूके में ना ले जा रहे हो। और ये वाला जो टैक्स बेनिफिट है, जिसको हम कह रहे हैं कि इंडिया की जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होती यूके में, वो पहले 15 साल के लिए ये इस बेनिफिट को ले सकते हैं। 15 साल के बाद में उस इंडिविजुअल को, वो 15 साल से जब यूके में है, उसको फिर डोमिसाइल कर दिया जाता है, ही इज डीम्ड टू बी डोमिसाइल्ड। और उसके बाद में एक बार उसको वहां का डोमिसाइल दे दिया यूके का, 15 साल रहने के बाद में, उसके बाद में ग्लोबली, सिर्फ ना सिर्फ इंडिया में, ग्लोबली कहीं पे भी कुछ भी उसकी अर्निंग है, कुछ भी उसकी इनकम है, सारी की सारी टैक्सेबल हो जाती है। ये अभी का करंट सिस्टम था। तो करंट सिस्टम में क्या है, 15 साल तक के लिए आप बाहर की अर्निंग्स पे कोई टैक्स नहीं देते, अनटिल अनलेस आप यूके में पैसा ले जा रहे हो। लेकिन अब नए टैक्स रिजीम में क्या हो जाएगा, ये 15 साल से घटा के 4 साल कर दिया जाएगा। शुरू के 4 साल आपको टैक्स नहीं देना है बाहर की किसी भी कंट्री की इनकम पे। लेकिन उसके बाद जो पहले 15 साल के बाद में आपको डोमिसाइल किया जाता था, अब वो 4 साल बाद ही आपको डोमिसाइल वहां की दे देंगे, और उसके बाद में ग्लोबली चाहे कुछ भी अर्निंग आपकी आ रही है, जैसे मर्जी आ रही है, उस सब पे टैक्स लगने लगेगा।
अभी प्रेजेंट जो टैक्स रेट्स हैं यूके के, जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब में लगते हैं वो 40% डिविडेंड इनकम पे है, और 45% जो है वो बाकी की इनकम्स पे लगते हैं। ये सबसे हाईएस्ट टैक्स बैंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट एक उदाहरण के लिए। और इसके बाद में क्या हो सकता है कि जो जो माइग्रेंट्स हैं, जो जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके अच्छी एम्प्लॉयमेंट या अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज में जाते हैं, उस उन उन लोगों के उसमें शायद यूके जो है वो उतना ऊपर नहीं आएगा उनकी प्रेफरेंस में, कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहाँ पे टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं उससे बेहतर है, जैसे कि स्पेन, पोर्टुगल, इटली, माल्टा, ग्रीस और स्विट्जरलैंड। अगली न्यूज़ है एफएमसीजी सेक्टर से, जो कि एक आर्टिकल है जो बेस्ड है ब्रिटेनिया के एमडी वरुण बेरी के इंटरव्यू के बेस पे, जिसमें उन्होंने शेयर किया है कि जो अभी रिसेंट पास्ट का जो बिजनेस रहा है एफएमसीजी का, उसमें थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। लेकिन जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आगे प्रभावित करेंगे आने वाले फ्यूचर डिमांड को लेकर के, जैसे कि मानसून मानसून कैसे रहने वाला है, एग्रीकल्चर आउटपुट कैसा रहेगा, इन सब पे डिपेंड करेगा फ्यूचर डिमांड आउटलुक। ट्यूसडे को एक प्राइवेट फोरकास्टर है स्काईमेट, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है इस साल के लिए नॉर्मल मानसून रहने वाला है इंडिया में, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है एग्रीकल्चर आउटपुट और रूरल डिमांड को लेके, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल रहती है एफएमसीजी सेक्टर के बिजनेस में। इंडिया का जो रूरल मार्केट है वो एफएमसीजी का ओवरऑल बिजनेस का 40% जो है कंट्रीब्यूट करती है। ब्रिटानिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उन्होंने अभी अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 40.4% की गिरावट जो है वो दर्ज की है, और उनका प्रॉफिट रहा है 555.6 करोड़, जो कि अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट रहा है। इसका मेनली जो इस गिरावट का कारण रहा, एक तो रूरल डिमांड में की कमी, और दूसरा कुछ उन्होंने प्राइसेस भी कट किए थे अपने प्रोडक्ट्स के, क्योंकि जो जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जो जो कंपटीशन था, उनको compete करने के लिए उन्होंने प्राइस ड्रॉप करने पड़े थे। इसके अलावा जो बेस क्वार्टर जो था उसमें कुछ वन टाइम गेन था, जिसकी वजह से भी उसके कंपैरिजन में इस क्वार्टर में डिक्लाइन देखने को मिला है। अगली न्यूज ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, जहां पे कि जर्मन लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज बेंज जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने कंपटीशन ब्रांड बीएमडब्ल्यू को पीछे छोड़ा है लग्जरी ईवी सेगमेंट मार्केट में। मर्सिडीज बेंज ने 350 ईवी की गाड़ियां बेची हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे हैं पिछले 3 महीने में। हम बात कर रहे हैं जैन से मार्च वाले क्वार्टर की। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो बीएमडब्ल्यू ने 211 गाड़ियां बेची। मर्सिडीज जो है आने वाले समय में और 3 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल के मॉडल लॉन्च करने वाला है इस साल में, टू कंसोलिडेट अपनी अपनी नंबर वन पोजीशन को बनाए रखने के लिए। जो मार्च क्वार्टर की हम बात करते हैं उसमें मर्सिडीज बेंज ने जो ओवरऑल जो है कुल मिला के सारे व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो 5,412 गाड़ियां बेची, जो कि 15% का ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। बीएमडब्ल्यू ने इसी क्वार्टर में 3,680 गाड़ियां बेची हैं, और ऑडी इंडिया ने 1,046 गाड़ियां बेची हैं। और जो पिछला फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें मर्सिडीज ने कुल मिला के पूरे फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं उसमें 18,123 गाड़ियां बेची हैं, जो कि 10% का ग्रोथ है। और इसमें जो एसयूवी सेगमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन 60% है उस टोटल सेल में। और उसका 1/4 जो है, एक क्वार्टर जो है वो उन गाड़ियों से आता है, वो सेल्स जो कि टॉप एंड व्हीकल है, जिसका प्राइस रेंज 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है। अभी तक मर्सिडीज बैंड की अगर हम बात करें, इंडिया में उन्होंने 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है 1994 से लेके अभी तक। 1994 से उन्होंने इंडिया में अपना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। और पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो 24 मॉडल्स जो हैं वो मर्सिडीज बेंज ऑफर करती है इंडियन कस्टमर्स को। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।